हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा 11th क्लास का हिंदी का जो एनसीईआरटी की किताब का जो सीरीज चल रहा था उसी को आज हम इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने चैप्टर 1, 2 और 3 को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम जो 11th क्लास का ये जो 4th नंबर का चैप्टर है इसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर इसको डिटेल में समझने वाले हैं लाइन बाई लाइन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो 4th नंबर का चैप्टर है इसके जो लेखक हैं वो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। ठीक है, और इनका जो चैप्टर है उसका नाम विदाई संभाषण। ठीक है, विदाई संभाषण ये टाइटल से इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। और ये जो चैप्टर है ये जो बाल मुकुंद जी है उनका एक बहुत ही ज़्यादा व्यंग्य कृति वाला एक निबंध है। ठीक है, जिसको शिव शिव शंभू के चिट्ठे बोला जाता है। इसके अंदर इन्होंने टोटल 8 लेटर्स लिखे हैं। उस टाइम के जो लॉर्ड कर्जन थे उनके उनके नाम के लिखे थे। ठीक है, तो उन लेटर्स के अंदर जो बाल मुकुंद जी हैं उन्होंने शिव शंभू का सहारा लेकर, मतलब शिव शंभू एक वो कैरेक्टर बनाते हैं और उसके माध्यम से वो उस समय का जो अंग्रेजी शासन था उसकी कुछ बुराई करते हैं, उनकी कुछ बड़ाई करते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ चर्चा की गई है। तो उनका जो शिव शंभू चिट्ठे नाम का जो निबंध था उसके अंदर का ही एक छोटा सा अंश निकाल कर हमें यहाँ पर चैप्टर के रूप में दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम बाल मुकुंद जी के बारे में ही थोड़ा बहुत जो उनका परिचय है उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चैप्टर को समझेंगे। तो इनका जन्म 1865 में हुआ था और जो गांव का नाम था वो गुड़ियानी था, जिला रोहतक हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो प्रमुख संपादन है, मतलब ये मुख्य रूप से जो अखबार होते थे, न्यूज़पेपर्स रहते थे, ठीक है, उनका संपादन का काम भी करते थे। तो जिन अखबारों के अंदर है ना, जो भी न्यूज़पेपर थे जिन उनके अंदर इन्होंने काम किया उनके यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। एक अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र। ठीक है, भारत मित्र बहुत ज़्यादा फेमस था। हिंदुस्तान तो शायद आज भी चलता है, भारत मित्र भी चलता है। तो इस तरह के जो समाचार पत्र थे इनके अंदर इन्होंने संपादन का कार्य किया है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो ये हैं कि शिव शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। ठीक है, इस तरह इनकी कुछ रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु 1907 के अंदर हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर उनके बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। देखो ये ज़्यादा जो बाल मुकुंद जी थे वो पत्रकार थे। तो इनका मतलब काम ही था पत्रकारिता करना और जो भी समाज के अंदर बुराई है अच्छाई है उसको सामने लेकर आना। ठीक है, ये इनका काम था। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि उनका जो चर्चित व्यंग्य कृति है शिव शंभू के चिट्ठे, वहीं से विदाई संभाषण नाम का ये चैप्टर बनाया गया, वही उसी का अंश है ये। और इस पूरे के पूरे जो वो जितने भी लेटर्स हैं उसके अंदर वो वायसराय करजन थे। ठीक है, अंग्रेजी शासन के टाइम पर जो वायसराय एक आए थे लॉर्ड करजन के नाम से। तो उनके समय में भारत की जो दुर्दशा हुई थी या फिर कोई अच्छाई भी हुई हो तो उन सब चीज़ के बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में व्यंग करते हुए लेटर्स लिखे थे। तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। विदाई संभाषण। तो यहाँ पर याद रखना, बाल मुकुंद जी शिव शंभू नाम के एक व्यक्ति है ना, उसके माध्यम से वो अपनी बात कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर मैं आवे तो यहाँ पर आप लेखक को ही समझना। मैं यहाँ पर जो संबोधन करूंगा अगर शिव शंभू भी बोलूं तो समझ जाना कि वो लेखक ही बोल रहे हैं। तो माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। आप अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना आप ही का था और ना इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। ठीक है, तो शायद हुआ ये है, सीन ये हुआ है कि जो वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, उनको शायद यहाँ से हटा दिया गया है और उनका शायद ट्रांसफर कर दिया गया है, मतलब भारत से उन्हें हटा दिया गया है वायसराय के पद पद से। ठीक है, तो क्योंकि बात ये थी कि जो लॉर्ड कर्जन थे इनके टाइम पर बहुत सारे भारत के जो इलाके थे वहाँ पर अकाल आया था और दंगे हुए थे, मतलब भारत की बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई थी। तो
इस कारण से भी यहाँ पर जो बाल मुकुंद जी है वो थोड़ा सा मतलब ताना देते हुए, तंग कसते हुए उनको बोल रहे हैं कि भाई आपका शासनकाल इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, और आपने खुद ने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है। और मतलब आपका शासन जल्दी खत्म हो जाए इसके लिए मतलब कुछ कोई और ही शक्तियाँ काम कर रही है, ऐसा थोड़ा ताना देते हुए, व्यंग करते हुए यहाँ पर बाल मुकुंद जी कहते हैं। तो बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। ठीक है। तो मतलब जब कोई व्यक्ति आपसे विदा लेता है तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा दुख तो महसूस होता है। आपके बिछड़ते देखकर आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किस प्रकार प्रसन्न थे, वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवे, पर आप आए, और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। ठीक है। तो मतलब देखो जब वाइसराय लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय बन के आए थे तो पहले तो लोगों को लगा कि भाई नया नया वाइसराय आया है, ठीक है, तो जरूर ये भारत के बारे में कुछ अच्छा सोचेगा, भारत की प्रगति के बारे में सोचेगा। परंतु एक साल रहकर ही भारत की जनता को पता चल गया कि ये जो वाइसराय आया है ये सही नहीं है, और फिर लोग सोचने लगे कि भाई ये वाइसराय चला जाए वही ठीक है, कब यहाँ से निकले वही ठीक रहेगा। परंतु एक और बार वो वाइसराय बन जाते हैं, तो जब वो दूसरी बार बनते हैं तब तो हद हो जाती है। ठीक है। कि हर कोई यही सोचने लगता है कि ये व्यक्ति अगर और ज़्यादा समय तक रहा तो भारत और भी ज़्यादा बुरी स्थिति में चला जाएगा। तो सब यही सोच रहे थे कि ये कब जाए कब जाए। परंतु अब इस बार जब उनको रियल में हटाया जा रहा है तो लोग खुश होने की जगह पे थोड़ा से दुखी हैं। ठीक है। यहाँ पर मतलब कोई हो या ना हो, हमारे जो बाल मुकुंद जी हैं और इस जो लेटर के अंदर जो शिव शंभू है उसे दुख हो रहा है। और होता भी है, मतलब हम जिस जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं कि ये कब जाएगा, कब यहाँ से निकलेगा, और जब वो सच में निकल जाता है तो थोड़ा बहुत हमें दुख तो होता है। तो इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा समय करुण करुणोत्पादक होता है, तो आप बिछड़न का समय, ठीक है, वो बता सकते हैं। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छोड़कर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। ठीक है। आविर्भाव यानी होता है कोई चीज जब उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है। तो जब आप किसी से आप अलग होते हो तो आपके मतलब मन में या फिर शरीर में शांत रस का प्रभाव होता है, शांत रस रहता है, आप एक अलग तरीके की फीलिंग से उजरते हो। तो माय लॉर्ड, का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो शिव समूह है लेखक है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप तो हमारे देश आए पर हम आपके देश होकर आ पाए ऐसा कोई अवसर नहीं मिला। इससे इससे नहीं जानता जानता कि वहां बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के दो गायें थी। ठीक है। देखो मतलब इस वाले पैराग्राफ में तो पहले लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि लेखक को उनके देश में नहीं जा पाए। ठीक है। जो वायसराय हैं वो इंग्लैंड के थे। ठीक है। तो उनके देश में कोई जब बिछड़ता है तो लोग क्या भाव रखते हैं, दुखी होते हैं कि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, वो इन्हें नहीं पता था। परंतु जो हमारा भारत देश है तो यहाँ एक परंपरा है कि भाई जब कोई विदा लेता है तो हमें उस चीज का दुख होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टोरी शायद शेयर की जा रही है, शिव शंभू की ही है। तो एक बार शिव शंभू के दो गाय थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है वह मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिया है, जो शिव शंभू है उसकी दो गाय थी, एक गाय मतलब थोड़ी बलवान थी, एक कमजोर थी। तो जो बलवान वाली थी, जो शक्तिशाली थी, वो कमजोर वाली को सिंग मारती रहती थी। ठीक है। तो अब आगे चल के होता ये है कि जो शिव शंभू है वो अपनी एक गाय किसी पुरोहित को दे देता है, जो जो मारती थी, ठीक है, जो बलवान थी उसको पुरोहित को दे देता है। अब होता ये है कि वो जो कमजोर गाय है, जब वो जो गाय उसको मारती थी वो चली जाती है ना, तो ये जो कमजोर गाय है वो उसकी याद में खाना तक छोड़ देती है। सोचो, मतलब ये जो पशु है उसके अंदर तक बिछड़ने का दुख है। तो शिव शंभू यहाँ पर या फिर लेखक यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जब पशु इतना दुखी हो सकता है, भले वो गाय मारती थी, ठीक है, फिर भी इतना दुख हो सकता है। तो आप हो तो मनुष्य हो और आपने भी भले हमें कितना कष्ट दिया हो, फिर भी आपके जाने पर हमें दुख तो होगा।
आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है, और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुकांत समझकर खेलना आरंभ किया था, वो दुखांत हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब एक यहाँ पर लिखा गया, कहना चाह रहे कि भाई भारत के अंदर जितने भी प्रधान शासक आए हैं, वो उन्हें, उनका ये नियम रहा है कि आए हैं तो उनको एक ना एक दिन जाना पड़ा है। ठीक है। परंतु आपके केस में यहाँ पर बात यह है कि आप जब जा रहे हो तो थोड़ा माहौल दुखांत हो गया है। ठीक है। दुखांत यानी थोड़ा थोड़ा दुखी दुखी माहौल हो गया है ना। और मेन बात ये है कि ये जो जैसे लॉर्ड कर्जन भी जब आए थे तो उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि उनका जाना इतना ज़्यादा दुखांत हो जाएगा। कोई भी शासक आता है तो अपनी तरफ से यही सोच के आता होगा कि मैं अपनी प्रजा को सुखी रखूंगा, खुश रखूंगा। परंतु पता नहीं कैसे क्या क्रियाक्रम होते हैं कि वो जो सुखांत वाली कल्पना है वो दुखांत में बदल जाती है। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों की अपील लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं थी। ठीक है। मतलब व्यक्ति जैसा सोचता है वैसी चीजें होती नहीं है। हम कर कुछ और रहे हैं, उसका परिणाम कुछ और निकल रहा है। ठीक है। अब मान लो लॉर्ड कर्जन अपने तरीके से, उसे लग रहा होगा कि वो भारत को सही तरीके से चला रहा है, परंतु उसके नीचे जो अंग्रेजी अफसर काम कर रहे हैं, या फिर उसने खुद ही जो पॉलिसी बनाई थी, उसका भारत के लोगों पर क्या असर हो रहा है उसने कभी साफ साफ देखा ही नहीं होगा। तो फिर क्या का क्या होता चला गया उसे भी पता नहीं चला। फिर अंत में वो चीजें सब दुख में बदल जाती हैं। इस बार बम्बई में, बम्बई को आज के टाइम पे मुंबई कहा जाता है। ठीक है। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लेखक है या फिर जो शिव शंभू है, वो कहना मतलब लॉर्ड कर्जन को बोल रहा है कि भाई तुम जब बम्बई आए थे, तुमने जो जो वादे किए थे, तुम खुद सोच के देखो उन वादों में से तुमने कौन सा वादा पूरा किया है। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय मैं भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। ठीक है। मतलब अब लॉर्ड कर्जन ने उस टाइम पे वादा ये किया था कि मैं भारत को ऐसा कर दूंगा कि तुम आराम से चैन से जियोगे, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम कई वर्षों तक शांति से सुख की नींद सोओगे। ठीक है। परंतु बात पूरी की पूरी उल्टी हो गई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने जिस तरह का माहौल भारत में बना दिया, ठीक है, उसकी वजह से पता नहीं कितने लोगों को कितने सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर एक कष्ट भरा जीवन जीना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। ठीक है। गर्म तवे पर आपने देखा होगा ना, गर्म तवा होता है, उस पर अगर पानी डालो तो फिर बूंदे कैसे नाचती हैं। तो ये बहुत मतलब कैसी कल्पना की जा रही है। तो इस तरह की सिचुएशन भारत के लोगों की उस टाइम पे हो गई थी। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी ना होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। ठीक है। तो उन्होंने खुद का तो बिस्तर गर्म कर ही लिया, साथ साथ में गर्म तवे पर भारत की जनता को भी लिटा दिया। ठीक है। तो बहुत बुरे हालात थे उस टाइम पे भारत के। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और आप क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। आलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर, और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ना देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। मतलब जिस टाइम पे लॉर्ड कर्जन आए थे तो उस टाइम पे जिस तरह से इनके साथ मतलब इनको सेवा मिली थी, इनको जो सेवा सत्कार मिलता था, वैसा तो और किसी को भी इतना नहीं मिलता था। आपको और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, आपके प्रभु महाराज छोटे भाई और उसकी उनकी पत्नी की चांदी की। ठीक है। मतलब भाई इनको जो कुर्सी मिली थी वो सोने की है, इनके जो भाई बहन थे उनको चांदी की मिलती थी। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाइयों को पीछे। ठीक है। यहाँ के मतलब देखो, उस टाइम पे जब अंग्रेज सरकार थी तो वो लोग अगर भारत के अंदर जहाँ पे राजाशाही प्रथा थी, मतलब राजा थे, तो उनसे थोड़ा इस तरह का संधि वो लोग कर लेते थे कि आप करो शासन, बस हमें बदले में पैसा देते रहना। तो उस टाइम के जो राजा भी लोग थे वो पहले जो वायसराय रहते थे या फिर जो अंग्रेज के बड़े बड़े अफसर रहते थे उनकी इज्जत करते थे, उनको पहले रखा जाता था। ठीक है। भले एक बार वो अपने परिवार के लोगों को बाद में इज्जत दे देंगे, परंतु पहले अंग्रेज के जो अफसर रहते थे उनको इज्जत दी जाती थी।
जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। औहदा, चबर, छत्र आदि सबसे बड़ा चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई। सिर के बल नीचे आ रहे, आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचे देखना पड़ा, पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके। ठीक है, तो मतलब जो जितना भी ऊंचे से ऊंचे पद हो सकता है वो सब वायसराय को मिला। जो लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वायसराय थे वो उनको सब मिला, इज्जत मिली, पैसा मिला, जो दिया जा सकता था सब दिया। उसके बाद भी इन्होंने मतलब सही काम नहीं किए। इवन इनको ना पद त्याग की धमकी भी मिली थी, फिर भी इन्होंने देश के अंदर जो सही व्यवस्था बनाई जानी चाहिए उस पर इन्होंने काम नहीं किया। ऐसा शिव शंभू बोल रहे हैं अपने लेटर के अंदर। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कैंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृत्वता देते समय दिवाला निकाल दिया। ठीक है, मतलब आपने इस तरह के काउंसिल के अंदर इस तरह के कानून बना दिए, इतने बेफालतू के कानून बना दिए कि उसकी वजह से लोगों का दिवाला निकल गया। ठीक है, दिवाला यानी मतलब लोग कर्ज में चले गए, लोगों का धंधा बर्बाद हो गया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, इधर उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपकी दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिला तिलांजलि देनी पड़ी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर भारत के अंदर जो भी तरह तरह की पॉलिसी बनाई, नियम कानून बनाए, उसकी वजह से जो नॉर्मल जनता थी वो तो परेशान हुई, वो तो बर्बाद हो ही गई। साथ साथ में इनके नियम की वजह से, अब देखो ये यहाँ पे वाइसराय हैं तो इनको मेन कंट्रोल इंग्लैंड की जो वहाँ की अंग्रेज सरकार थी वो करती थी। ठीक है, तो उन्हें जब दिखता था कि ये जो वाइसराय भेजा है हमने किसी देश के अंदर, वो उस देश के अंदर उस देश को बर्बाद कर रहा है, तो फिर इस वाइसराय को भी वहां पर मतलब खरी खोटी सुननी पड़ती थी, या फिर उसे भी धमकियां मिलती थी कि भाई तुमको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। ओके। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ धड़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों की मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, भंग देश के सिर पर आराह रखा गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भैया आपने कुछ लोगों को बहुत बड़े बड़े पदों पे पहुंचा दिया, कुछ लोग जो बड़े पद पे थे उनको आपने नीचे ला दिया, कुछ राजाओं को तोड़ के रख दिया। ठीक है, पूरा का पूरा उनको तुमने मिट्टी में मिला दिया, किसी को बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, वो बातें यहाँ पे कही जा रही है। इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत ना हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकाला जाने का हुक्म मिला। ठीक है, मतलब अंत में ऐसी हालत आ गई कि मतलब जो व्यक्ति वायसराय लॉर्ड कर्जन दूसरों को नौकरी दिलवाते थे, दूसरों को बड़े बड़े पद पर पहुंचाते थे, परंतु अंत में ये हुआ कि उनका खुद का ही पद नहीं बचा, उनको खुद ही निकाल दिया गया। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो श्री शंभू है या फिर लेखक है वो बात ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जब किसी की नौकरी चली जाती है तो एक छोटा क्लर्क भी होता है ना, तो उसको नोटिस पीरियड मिलता है कि इतने 1 महीने के अंदर तुमको यहाँ से चले जाना है। तो अब वो 1 महीने तक काम नहीं करेगा। ठीक है, बस वो जैसे तैसे समय काटेगा, तो वो समय काटना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है व्यक्ति के लिए। ठीक है।
तो अब यहाँ पर जो शिव शंभू है वो बोलना ये चाह रहा है कि तो तुमको भी जब यहाँ से निकाला जा रहा है तो तुम भी इस तरह की चीज़ों से गुजर रहे होंगे, तो तुम किस तरह से समय काट रहे हो? तुम्हें भी अब खुद से घृणा हो रही होगी। तुम सोच रहे होंगे ना कि मैंने इस तरह का क्यों किया? मैंने भारत के साथ ये जो गलत तरीके से व्यवहार किया है, ये क्यों किया? तुम सोच रहे होंगे, ठीक है? और ये सब चीज़ जो विचार कर रहे हो, इसके बारे में आप भारत के लोगों को नहीं बता सकते हो, ठीक है? आपको बताना चाहिए, काश हम पता कर पाते। तो माय लॉर्ड, एक बार आपने कामों की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है? अब देखो जो लेखक है वो वायसराय जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने क्या-क्या काम किए थे, उनकी तरफ ध्यान लेकर जा रहे हैं, ठीक है? देखते हैं क्या काम किए थे। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले, ठीक है? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आँख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? ठीक है? तो मतलब बोला जा रहा है कि कोई राजा जब आता है तो उसे पता होता है कि उसे क्या कर्तव्य निभाने हैं। तो आप खुद सोच के देखिए आपने जो भी काम किए हैं, क्या उसके अंदर आपने कोई कर्तव्य निभाया है? आपने प्रजा खुश रहे ऐसे कोई काम किए हैं? क्या प्रजा की बात पर कभी कान ना देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना, ये शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो, ठीक है? तो मतलब ये बोला जा रहा है जो लॉर्ड कर्जन थे वो इस तरह के नेचर के थे कि वो जनता की नहीं सुनते थे, वो अपने मन की करते थे, ठीक है? जनता अगर कुछ कह रही है तो वो कुछ का कुछ करते थे, ठीक है? आवाज को दबा देते थे। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं। केसर और जोर भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि भाई नदीर साध जो था दिल्ली का, ठीक है? या फिर जो केसर था ये रोमन का ताना शाह था, ठीक है? इन सब ने भी मतलब कम से कम जनता की सुनी थी, ठीक है? जनता की सुनते थे ये लोग। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है? उस टाइम पे भारत की शायद जनसंख्या 8 करोड़ थी। ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि भंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। भंग विच्छेद ये वो है कि जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसी को भंग विच्छेद कहा जाता है। किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नदीर से भी बढ़कर जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता। आप विचारिए तो एक आदमी को आपके कहने पर पद ना देने से आप नौकरी छोड़ देते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ ना जाते? ठीक है? तो मतलब शायद लॉर्ड कर्जन है, उन्होंने शायद किसी की सिफारिश की होगी कि भाई इसको इस नौकरी पर रख दो और उसको नहीं रखा गया तो उनको थोड़ा जो खराब फील होता है तो वो इस्तीफा देने का सोच लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये कही जा रही है कि जब तुम्हें इस तरह से मतलब आपकी बात नहीं मानी गई, तब आपको इतना दुःख पहुँच रहा है कि आप नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो भई भारत की जनता जो आपसे रिक्वेस्ट करती थी कि हमारी ये बात सुनो, तो आप तो सुनते ही नहीं थे। तो भारत के लोग तो फिर इस देश को ही छोड़ के निकल जाने चाहिए। ठीक है? ये हमारे वाइसराय लॉर्ड कर्जन है, उनका फ़ोटो है ये। भारत के अंदर ये 1899 से लेकर 1904 के बीच में, और फिर दूसरा जो उनका कार्यकाल था 1904 से 1905 तक वाइसराय रहे थे भारत के अंदर। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा ना दी। ठीक है? वो जो उनकी जिद थी कि भाई किसी की नहीं सुननी है, खुद की करनी है, तो उस इस जिद की वजह से भारत जिस तरह से परेशान हुआ, तो ये खुद भी परेशान हुए हैं इससे। आपको भी उस कम पीड़ा ना दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए हैं। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वो जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जावेगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। ठीक है? तो भारत की जनता ने शुरुआत से बहुत दुख सहे हैं, या कई आक्रमणकारी आए हैं, यहाँ पर कई मतलब राजाओं ने शासन किया और बर्बाद किया, दुख दिया प्रजा को, ठीक है? और एक दिन खत्म हो गए। तो यहाँ की जो भारत की जनता है, ठीक है? इन्होंने मतलब दुख को किस तरह काटना है,
एक दिन सुख आएगा जीवन में, इस तरह की उनके मतलब धारणाओं को उन्होंने पहले से समझ लिया है, वो लोग जानते हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं यहाँ पर। तो माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति आपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। ठीक है, तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की जनता कितनी अच्छी है, ठीक है, और कितनी ये श्रद्धा रखती थी आपके ऊपर, ये चीज आपने समझ नहीं पाई। ठीक है, और इसका ही सबसे ज्यादा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। ठीक है, एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के स्थान में काटे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सुल्तान है, उसकी कुछ कहानी बताई जा रही है। तो वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे का पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा। ठीक है, तो वो जो सुल्तान था, तो उसने जो वहाँ की प्रजा थी उसको संबोधन कुछ किया है, तो वो रोते हुए कुछ बोलता है, देखते क्या बोलता है। प्यारे प्यारे नरवर गण, मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है, अपनी विपद के दिन मैंने तुझसे काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता ना की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से ना देखा हो, तो मेरा प्रणाम ना ले, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। मतलब यहाँ पे लेखक जो है एक राजा का उदाहरण दे रहे हैं कि जब एक राजा था, सुल्तान जो था वो जब एक जगह पर सेवा देने के बाद वहां से विदा लेता है तो वो किस तरह से संबोधन करता है। ठीक है, वहाँ की जो मिट्टी है उसको नमस्ते बोलता है, और बोलता है कि अगर मैंने यहाँ की प्रजा की अच्छे से सेवा ना की हो, यहाँ की जो माता बहन है उनको सही दृष्टि से ना देखा हो, तो मेरा जो प्रणाम है वो स्वीकार नहीं करना, परंतु अगर मैंने सही से सेवा की है तो मेरे प्रणाम को स्वीकार करना। तो माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? ठीक है, तो मतलब लास्ट में जो लेखक है वो ये बोलना चाह रहा है कि लास्ट में आप जा रहे हो तो क्या आप भी कुछ इस तरह का संबोधन करोगे, प्रजा से कुछ बोल कर जाओगे, कुछ बात करके जाओगे? क्या आप कहेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरा बिगाड़ने में कुछ कमी ना की। ठीक है, तो अब लेखक है वो थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं कि अगर तुम मान लो अगर मिलके जाओगे लास्ट में विदाई के टाइम पे, अगर तुम प्रजा से बात करके जाओगे, लॉर्ड कर्जन से बोल रहे हैं कि अगर तुम बात करके भी जाओगे तो क्या बात करोगे? यही बात करोगे कि मैंने तुम्हारा बहुत लाभ उठाया, मैंने तुम्हारा बहुत मतलब जितना बिगाड़ सकता था बिगाड़ा, मैंने अपना खुद मतलब ऐसा लाइफ स्टाइल में जी कर गया हूँ जैसा मैं कहीं भी नहीं जी सकता। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में ना थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे आप कर सकते हैं, और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड मैं कहाँ। ठीक है, तो लेखक बोल रहे हैं कि आप ये भी कह सकते हो कि भले मैंने इस देश को लूटा है, मैं कुछ नहीं कर सका, पर मैं जानता हूँ ये देश बहुत प्राचीन गौरव वाला देश है, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम पे अगर कोई नया वायसराय आवे तो इस चीज को समझे, जो मैंने गलतियां की वो गलतियां वो ना करे। ठीक है, और इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करे। और लास्ट में जो लेखक है बोलते हैं कि आप इस तरह की बातें लास्ट में प्रजा से करके जाओगे, ऐसी आपके अंदर उदारता नहीं है। ठीक है, मतलब थोड़ा सख्त व्यक्ति होगा ये जो लॉर्ड कर्जन है, ये उतना उदारता वाला नहीं होगा कि इस तरह की बातें करके जाएगा। तो इस तरह हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अगर मैं ओवरऑल कहूँ लास्ट में, तो इस विदाई संभाषण नाम के मतलब चैप्टर के अंदर बाल मुकुंद जी जो हैं उन्होंने मेन यही समझाने की कोशिश की है कि जो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, उन्होंने भारत को किस तरह से बर्बाद किया था। एक राजा आया, वायसराय आया, उसने पूरा का पूरा देश बर्बाद कर दिया और लास्ट में चला जाता है, और तो उसका दुख और उसका परिणाम कौन झेलती है? भारत की जनता झेलती है। ठीक है, तो
बाल मुकुंद जी पत्रकार थे और पत्रकार को उस टाइम पे इसी तरह से इनडायरेक्टली बातें करनी होती थी। डायरेक्ट वो इस चीज़ के बारे में नहीं लिख सकते थे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो के अंदर ये चैप्टर समझ आया होगा। अब अगर आप मतलब जो चैप्टर के क्वेश्चन है उनको अगर पढ़ोगे, जैसे ये जो क्वेश्चन है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते थे, ठीक है? तो आप इन सब चीज़ के आंसर आराम से दे पाओगे अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, ध्यान से समझा होगा। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर किसी भी तरह का डाउट हो, आपको कोई चीज़ पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, मैं पर्सनली उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब हम अगले वीडियो के अंदर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसको समझेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।